This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching PSX Hotline. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। ज़बरदस्त उतार चढ़ाव। इसको अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि ECG देख रहे हैं बिल्कुल हार्ट पेशेंट की जो सिचुएशन होती है। मार्केट खुलते ही एकदम से ऊपर गई 149 प्लस, उसके बाद से थोड़ी नीचे आई। सेकंड हाफ में भी मीडियम लेवल पर क्लोज हुआ, फिर 149 प्लस होने के बाद आज ना बढ़ी है ना घटी है। मार्केट ज़ीरो पे क्लोज हो गए। 100 इंडेक्स माइनस 0.47 और इस तरह से 33,767 का लेवल है। 30 में भी -20 है और जो ऑल शेयर्स में ना वही जैसा 100 वाला 0.55। तो वॉल्यूम जो है 193 विच इज़ ओके, कल से बेहतर है थोड़ा। 167 कंपनीज में पॉजिटिविटी रही, 130 में डिक्लाइन है, 31 अनचेंज, 336 कंपनीज में काम हुआ। बाइको पेट्रोलियम लीडिंग द पैक विद 26.4 मिलियन शेयर्स का काम हुआ इसमें। डस्कॉन केमिकल नंबर 2 13 मिलियन, TRG पाकिस्तान में 10 मिलियन का काम हुआ, पाक इलेक्ट्रॉन में 9, दीवान सीमेंट में 8.9। टॉप गेनर रिफान मेज 387, कॉलगेट पार्लियामेंट में 75, बाटा 45, सफ़ायर 25, आर्चोमा 16। टॉप लूज़र शील्ड कॉरपोरेशन 29, पाक टोबैको 29, मरी बेवरी 10, मरी पेट्रोलियम 7, जुबली लाइफ इंश्योरेंस 7। मार्केट ओवरऑल अगर आप पूरे हफ्ते की बात करें तो हमने देखा कि मंडे को ज़बरदस्त लॉस हुआ था 400 पॉइंट्स का। उसके बाद ट्यूसडे को 50 प्लस, वेडनेसडे को 29 प्लस, कल 121 प्लस और आज तो अनचेंज्ड है। तो -200 पॉइंट का लॉस हो गया है पूरे हफ्ते में। तो ये वीक इतना अच्छा नहीं रहा। उसकी पॉलिटिकल रीजंस और भी रीजंस हैं, इस पर हम बात करेंगे एक छोटी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू PSX हॉटलाइन। नाज़रीन, मार्केट के बारे में बात करने के लिए हमने एक बड़े एक्सपर्ट को दावत दी है आज। नईम रफ़ी साहब हमारे साथ हैं, CEO रफ़ी सिक्योरिटीज़ के। रफ़ी साहब, ये जो पिछले एक हफ़्ते में मामलात रहे, 400 पॉइंट की गिरावट, उसके बाद थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, ओवरऑल -200 पे बंद हो गई मार्केट। तो इसके बारे में पूरे वीक को रिव्यू करेंगे, क्या हुआ? एक्चुअली गुज़श्ता हफ्ते में तो मार्केट की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी जा रही थी और उसके बाद इसी दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ये पनामा लीक्स का इम्पेक्ट आया कि पॉलिटिकल उसमें बड़ी हलचल मची और उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों के नाम भी थे। तो उसका इम्पेक्ट भी हमारी मार्केट ने लिया। अगरचे ये उससे चंद दिन पहले लीक हो चुकी थी ये पनामा लीक्स की जो बातें थी, लेकिन उसके बाद PTI के जो लीडर इमरान खान साहब हैं, उनका जो बयान आया वो बड़ा जारहाना था, जिसमें उन्होंने कहा था अगर हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे और इंसाफ नहीं मिला तो हम धरना देंगे। तो लोगों को याद आ गया, तो अगस्त 2014 में भी ऐसे ही मामला हुआ था। तो धरने के दौरान तो मार्केट ठीक परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जब वो धरना लिंगरोन हुआ था तो हमने देखा था मार्केट तकरीबन 1500 पॉइंट तक घट गई थी। तो उसी चीज़ को जहन में रखते हुए जैसे ही धरने की बात आई तो इसके नतीजे में अनस्टेबिलिटी और अनसर्टनिटी मुल्क के अंदर पैदा होती है। तो मंडे को उसी चीज़ का रिस्पॉन्स था। अदरवाइज़ तो मार्केट की बैकग्राउंड में जो न्यूज़ थी वो तो बड़ी पॉजिटिव थी और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंप्रूव हो रही थी और उसके नतीजे में जो एनर्जी शेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हमारे यहाँ भी हुई और दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस में हुई। और उसके अलावा बैकग्राउंड में एक और जो अहम खबर, पाकिस्तान के अंदर क्वार्टरली जो रिज़ल्ट आता है उसका सीज़न स्टार्ट हो गया है, जो कि करंट वीक में आने शुरू हो गए हैं और आइंदा अंदाज़न 2 हफ्ते तक ये जारी रहेंगे। तो इसमें सीमेंट सेक्टर का और रिफाइनरी के कुछ रिज़ल्ट आए हैं जो कि मज़ीद नेक्स्ट वीक आएंगे। तो बैकग्राउंड में यही बातें थी जो मार्केट की डायरेक्शन को अपसाइड दे रही थी, लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर इस चीज़ के एक चीज़ ने इसको सेटबैक लगाया।
तो मार्केट हमने देखी कि 400 पॉइंट को नीचे जाने के बाद कुछ रिकवरी तो आई। तो मंडे को जो एक और ख़बर बैकग्राउंड में थी कि जो सैटरडे को मॉनेटरी पॉलिसी आई अनचेंज रही, उसका इम्पैक्ट आपके नज़र में नहीं है कुछ भी? मेरे ख्याल के मुताबिक मार्केट में अंदर इनबिल्ट था, एक्सपेक्टेड यही था कि अनचेंज रहेगा, अगरचे कुछ लोगों की उम्मीदें थी कि शायद कट कुछ होगा, लोगों को मायूसी हुई इससे, लेकिन मेरा तो व्यू यही था कि बल्कि आपके इसी चैनल के ऊपर मेरा व्यू यही था, कुछ और लोग कहते थे कि देखिए गुंजाइश तो थी गुंजाइश है, लेकिन मैंने गुजारिश की थी कि उससे पिछले महीने में गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को इंक्रीज़ किया था। हाँ, उसका इम्पैक्ट आना बाकी उसको चीज़ को देखना बाकी था। ये तो एक महीने के बाद प्राइस रिवाइज होती है और उसके साथ इन्फ्लेशन के फिगर भी आलमोस्ट सेम थे। तो इस चीज़ के पेश नज़र मुझे यही महसूस हो रहा था कि बाज़ाहिर लगता यही कि कट ना हो, तो वैसे ही हुआ। क्योंकि ये कट होता तो शायद बैंकों के शेयर को और धचका पड़ता। हाँ, बैंकों के शेयर को धचका लगता, लेकिन बाकी जो इकॉनमी को इकॉनमी के लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाता, तो लिहाजा उसका इम्पैक्ट तो मैं न्यूट्रलाइज ही समझता हूँ। तो जो आपको मैंने दो बातें गुजारिश की ना, एक तो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर पनामा लीक्स और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस के बढ़ने के नतीजे में यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड थी। एक तीसरा फैक्टर आपके पेश नज़र है कि हम देख रहे थे कि गुज़श्ता साल जुलाई से फॉरेनर्स की कंटिन्यूस नेट सेलिंग आ रही है, लेकिन इस हफ्ते के दौरान हमने देखा कुछ इनफ्लो भी आया। हाँ, 2-3 दिन हमने जी 2-3 दिन में आए। उसमें मेजर इनफ्लो तो हैस्कोल पेट्रोलियम का एक जो ब्लॉक है उन्होंने बाय किया, लेकिन उसको अलहदा भी कर दें तो उसके अलावा भी उनकी परचेजेस मार्केट में हुई हैं, तो इनफ्लो आया जिससे मार्केट को सपोर्ट मिली है। अच्छा, ये तो मंडे तक की बात होगी। उसके बाद हमने देखा कि और भी खबरें आई और हमने देखा तेल की कीमत बढ़ना शुरू हो गई, अच्छी खासी 45 के करीब तक पहुंची। और उसके पीछे बैकग्राउंड में लोग यही कह रहे थे कि ये जो 17 तारीख को मीटिंग होने वाली है वो प्रपेल कर रहा है तेल की कीमत को। ऐसा ही है। आज हमने देखा कि तेल की कीमत नीचे आ गई। ऐसा ही है। असल में ये दोहा में जो मीटिंग एक्सपेक्टेड है, इससे पहले भी रशिया ने कोशिश की थी कि सऊदी अरब और दूसरे पैक मेंबर के साथ मिलके जो प्रोडक्शन है उसको फ्रीज़ कर दें, लेकिन इस प्रपोज़ल में ईरान ने शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सैंक्शन से पहले हमारी प्रोडक्शन लेवल था, जब तक वो हम अचीव नहीं कर जाते इस किस्म की किसी नेगोशिएशन या डायलॉग में हम नहीं बैठेंगे। तो नतीजतन उसको सेटबैक लगा। अब इसके दौरान हमने देखा था 3 से 4 हफ्तों के दौरान ईरान ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है। पहले क्या प्रोडक्शन थी, मैं गुजारिश करता हूं, से पहले इससे सेक्शन से पहले तो ये 3 मिलियन तक था इनका बैरल पर डे। अभी तो उन्होंने 6 की बात की है। नहीं, 4 तो ऑलरेडी हो चुका है। अभी तो 16-17 लाख तक पहुंचे हैं वो। अच्छा। और सैंक्शन के दौरान इनकी प्रोडक्शन जो थी सिर्फ 4 से 5 लाख तक रह गई थी। अब इन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया। ये 4-5 लाख क्या आपस में पाकिस्तान और इराक भेज रहे थे? नहीं, इंडिया के साथ इनका था, जो कि इंडिया को स्पेशल परमिशन मिली हुई थी कि सैंक्शंस के बावजूद वहाँ पर भी जा रहा था तेल और चाइना भी जा रहा था, अगरचे रिड्यूस क्वांटिटी जा रही थी। और ये सैंक्शंस हट गई, अब वो बल्क क्वांटिटी में और अपने। तो अब आप बता रहे हैं कि 4 से 1,17 लाख हो गई है। जी, 16 से 17 लाख के दरमियान। लेकिन अभी जब यही जो बात चल रही है ना रशिया की और ओपेक की, उस पर पहले तो उन्होंने उसका कहा कि हम शामिल ही नहीं होंगे इस जो, बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है हमें 6 मिलियन तक का, अगर 6 मिलियन पे जाके हम रोक सकते हैं। तो उन्होंने एक तरह की 6 मिलियन के एक तरह का वो कोटा मांग रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। आप कह रहे हैं कि पहले 3 मिलियन था, 3 मिलियन तक ही जाएंगे, तो उसके बाद ये शरीक हो जाएंगे ये नेगोशिएशन में। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इससे पहले रशिया की इनिशिएटिव को जब मामला चल रहा था तो ईरान ने इनकार किया और ईरान के इस स्टांस को रशिया ने एक्सेप्ट किया था। हाँ, कि आपकी बात भी सही है, बिल्कुल मुनासिब बात आपकी। जिसके बाद तो इसको सेटबैक लगा था, प्राइसेस नीचे आ गई थी दोबारा। जी। लेकिन दोबारा नेगोशिएशन स्टार्ट हुई है, तो ये जब नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि दोहा में ये मुज़ाकरात होंगे तो उसमें कोई नई शक्ल सामने आएगी। लेकिन यह है कि प्राइसेस बढ़ता हुआ ट्रेंड हमने देखा कि कल और आज 2 दिन में रुक गया है। और उसकी बैकग्राउंड में ये न्यूज़ है कि अमेरिका के जो स्टॉक्स है और इन्वेंट्रीज है ना, वो बहुत ज़्यादा पाइलअप हो गई हैं। अच्छा, वो जाके जमा हो गई है। वो डेली बेसिस के ऊपर वो प्रोडक्शन एक्सेस थी जो कि एक जगह पे मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ स्टॉक्स में और इन्वेंट्री की शक्ल में जमा होता गया। अब उसके बाद ये कुछ तरीके से बैलेंस हुआ भी है कि अमेरिका के अंदर बहुत सारी जो शैले गैस टेक्नोलॉजी के तहत जो प्रोडक्शन थी वो बंद हो गई है। कहते हैं वन ऑफ द लोएस्ट लेवल पे आ गया है। जी, लोएस्ट लेवल पे आ गया। उनका कैश लॉसेस वाला मामला था कि जिसके नतीजे में उस क्वार्टर से या उस सेक्टर से प्रोडक्शन कम हुई। तो किसी हद तक डिमांड सप्लाई को मामला बैलेंस तो हुआ काफ़ी हद तक, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर स्टॉक्स बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री पाइलअप है।
तो उसको आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। इस वजह से ये कहते हैं कि अगर मौजूदा लेवल के ऊपर ये प्रोडक्शन को फ्रीज भी कर दें तो प्राइसेस शायद बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगी। 40-45 मैक्सिमम 50 मैक्सिमम ज़्यादा नहीं, नो वे। अच्छा, एक और जो बड़ा फैक्टर हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करता है वो चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन है। बीच में जो अभी इसी हफ्ते एक ख़बर पहले आई कि आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम चाइना में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया। 9 महीने के बाद पहली दफ़ा एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ, तो उससे भी थोड़ी सी मार्केट की इम्प्रूवमेंट। इसमें खान साहब मेरा जो अपना एक अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन है ना कि चाइना की इकॉनमी का बराह रास्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट या इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन वो अगर दूसरे इकॉनमी को करता है। उधर ही आ रहा हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता। अलबत्ता अमेरिका, यूरोप और दूसरे एमर्जिंग मार्केटों के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जब वो चाइना का आउटलुक देखते हैं और उसके मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो उसके नतीजे में इनफ्लो आउटफ्लो और जो स्ट्रेटजी डिसीजन होते हैं ना, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आता है, इंडिया पे भी आता है, जापान में भी आता है, कोरिया पे भी आता है, हांगकांग में भी आता है। अच्छा, तो ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है हमारे यहाँ आता है, डायरेक्ट चाइना का इम्पैक्ट हमारे यहाँ नहीं आता। तो ये 2-3 दिन 4 दिन पहले की खबर थी। कल रात की खबर ये है कि जनवरी टू मार्च जो उनके ग्रोथ का फिगर आया है वो है 6.7। और वो जैसी वो खबर आई, मैं रात को BBC वगैरह देख रहा था कि जब सुबह को मार्केट खुली है कोरिया की और जापान की, हर की, वो सब नेगेटिव में चले गए थे। 6.7% एक क्वार्टर में ग्रोथ हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छी है, मगर इसको इतना नेगेटिव क्यों लिया जाता है? मेरे ख्याल के मुताबिक तो जिस तरह शायद पहले भी हमारी इस मौजू पर गुफ्तगू हुई थी कि वेस्ट का और अमेरिका का चाइना के बारे में व्यू खासा बाइस्ड है, और क्योंकि चाइना की ग्रोथ और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के नतीजे में ख़ुद अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुई है, आउटसोर्स हुआ मामला। तो इस वजह से चाइना को हिट करने के लिए अमेरिका को जहाँ जहाँ मौका मिलता है और उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ जहाँ मौका मिलता है वो इसको हिट करते हैं। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब चाइना में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की गिरावट आई, रूट आया, मंदी का स्पेल चला, तो उसको उन्होंने इल्ज़ाम दिया अमेरिका के ऊपर। अच्छा, बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि उन्हीं दिनों में अगर आपको याद हो तो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने या अनचेंज रहने की बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी वहाँ पे। तो दुनिया भर में पहले से प्रोपेगेंडा करके ख़ास किस्म का माइंडसेट बनाया जा रहा था। तो लोग अभी अनाउंसमेंट नहीं आई, लोग उधर इन्वेस्टमेंट, लोगों से पैसा निकलना शुरू हो गया। अच्छा, अगर चाइना की स्टॉक मार्केट की अपनी भी वीकनेस थी, इकॉनमी के अंदर अपने भी प्रॉब्लम्स थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस प्रॉब्लम को और सिचुएशन को भरपूर तरीके से उन लोगों ने कैश किया। अच्छा, उसको 2-3 महीने तक खींचते गए। जी, बहुत हाँ ना, बस खाली हाँ करते गए, बहुत खींचा, उसी ने बहुत पैसा खींच लिया। क्योंकि बाद में थोड़ा सा इंक्रीज किया, विच इज़ वेरी स्मॉल, लेकिन क्योंकि ये तो आपको मालूम है ना, अभी भी कहते हैं कि हम बढ़ाएंगे। ये तो आपको मालूम है ना कि आजकल में जो सुपर पावर्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ वॉर, मिलिट्री या इस तरह नहीं करते कि दूसरे कत्लो गारत। ये जो जंग होती है इकनॉमिक वार्स होती है, और इसमें हर बड़ी कंट्री का अपने अपने मफादात होते हैं, और इसी मफादात के तहत ये एक दूसरे को हिट भी करते हैं, पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि मेजर प्लेयर्स में अमेरिका, यूरोप, चाइना, रशिया, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स हैं एक दुनिया में अपनी पॉलिसी को परसू करते हैं, और इसका मकसद अपनी कंट्री और इकानमी को प्रमोट करना होता है। तो ऑयल के प्राइसेस के बढ़ने के पीछे बहुत सारी वजूहात के साथ साथ एक मेजर रीज़न रशिया की इकानमी को हिट करना भी पेश नज़र था। और इधर सऊदी अरेबिया को भी अच्छा खासा हिट कर दिया। वो तो इस्तेमाल हुआ सऊदी अरब तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन में इस्तेमाल, प्रोडक्शन बढ़ा के सप्लाई बढ़ाई और रशिया को डाउन कर दिया। नहीं, प्राइसेस को तोड़ा गया, क्योंकि नॉर्मली कॉमन सेंस तो ये कहती है बिजनेस के अंदर अगर प्राइसेस घट रही हों तो आप सप्लाई को कंट्रोल करें ताकि प्राइसेस स्टेबल हो जाए। तो दुनिया के कहने के बावजूद सऊदी अरब ने अपनी प्रोडक्शन कम नहीं की, और उसका स्टांस ये था कि जो हमारी मार्केट्स हैं जहाँ पे हम सप्लाई करते हैं ऑयल, वो मार्केट्स को हम हाथ से जाना नहीं चाहते। जो भी मार्केट की प्राइस होगी उससे बेशक नीचे भी बेचना पड़े, हम अपनी मार्केट को इन हैंड रखना चाहते हैं। पॉलिसी थी, उनका स्टांस था, इस ओके। लेकिन ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि जो ऑयल प्राइसेस के घटाने में सऊदी अरब का एक अहम रोल रहा, और डिसीजन मेकिंग अगरचे अमेरिका में हुई हो, लेकिन सऊदी अरब को इस्तेमाल किया गया, और उसके नतीजे में पेश नज़र ये था कि जो रशिया एक बहुत बड़ी इकनॉमिक पावर बनता जा रहा था, उसका रास्ता रोका जाए। अच्छा, अब आगे आप क्या देखते हैं? ये सब कुछ जो पिछले हफ्ते हो गया, अगले हफ्ते में आप क्या देखते हैं? ये स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं जी, ये जो पनामा लीक वाला मामला था वो इस वीकेंड में सबसाइड कर जाएगा, ये या और मामला बढ़ के मंडे को फिर प्रॉब्लम आने वाली?
मेरे ख्याल के मुताबिक पनामा लीक का मामला यकदम ख़त्म नहीं होगा, ये लिंगर ऑन होगा, लेकिन ये लिंगर ऑन होते होते ग्रेजुअली कूल डाउन होगा और इसके असरात मार्केट के ऊपर आते रहेंगे। लेकिन जो मार्केट के अपनी डायनामिक्स हैं, जिसके अंदर मेजर फैक्टर दो है मेरे ख्याल के मुताबिक, एक तो जो कॉर्पोरेट रिज़ल्ट आएंगे वो मार्केट के सेंटिमेंट बनाने में अच्छा या बुरा एक अहम रोल अदा करेंगे, और उसके साथ साथ जो फॉरेनर्स का इनफ्लो या आउटफ्लो, ये भी एक फैक्टर होगा जो को मार्केट के डायरेक्शन तय करने में अपना रोल अदा करेगा। अभी तक हमने कोई ख़ास रिजल्ट तो नहीं देखे। एक मैंने बैंकल अल हबीब का अच्छा रिजल्ट 46% इंक्रीज़ की बात चल रही है। ये तो ये 27%। अच्छा, तो अभी तक जितने सीमेंट वगैरह के भी रिजल्ट अच्छे सीमेंट का, अटक सीमेंट का रिजल्ट अभी आया है, बाकी अभी किसी का नहीं आया, जो कि मैंने आपसे गुजारिश की ना, आइंदा 2 हफ्तों के दौरान सीमेंट सेक्टर का रिजल्ट आएगा। इसी तरह रिफाइनरी सेक्टर में से नेशनल रिफाइनरी का बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आया, अटक रिफाइनरी का भी मुनासिब आया, तो इससे मार्केट का सेंटीमेंट बड़ा पॉजिटिव बना। और उसके साथ जिस तरह नेशनल का क्या है रिजल्ट? नेशनल रिफाइनरी का 65 रुपये अर्निंग आई है 9 महीने की, 9 महीने में 65 रुपये अर्निंग। और अटक की उसकी कंसोलिडेटेड दौर पे कुछ पैसे 42 पैसे शायद अर्निंग आई है। रिफाइनरी बिजनेस के अंदर लॉस हुआ है, नॉन रिफाइनरी बिजनेस से इनकम हुई है, जिससे नेट पॉजिटिव हो गया ये। अटक पेट्रोलियम नहीं, ये टोटल रिफाइनरी की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। और बैंकों में से बैंकल हबीब का रिजल्ट अभी आया, 2 रुपये 23 पैसे गालबन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो उसका फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट बड़ा अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट। बैंक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी। एक छोटा मीडियम बैंकों का बड़ा अजीब मामला है कि गुज़श्ता 6, 8, 9 महीने से हम देख रहे हैं बैंकों का रिजल्ट मुनासिब आ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन या पे आउट भी इनकी ठीक है, लेकिन इसके ऊपर फॉरेनर्स की जो कंटिन्यूस सेलिंग और परसेप्शन, इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से लोग ख्याल करते हैं कि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। यकीनी तौर पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन ओवरऑल बॉटम लाइन में हम जब देखते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इनकी मेंटेन है, बल्कि बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन शेयर प्राइसेस नहीं बढ़ रही। ये परसेप्शन का मामला है। और क्या फॉरेनर ये देख रहे हैं कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाली है? मैं नहीं समझता, समझता ये आगे चल के प्रॉब्लम में आने वाले हैं। मैं नहीं समझता क्योंकि अगर वो इन्फ्लेशन को और हमारे डिस्काउंट रेट को देखते होंगे तो बाहर वाले जो एनालिस्ट हैं उनको लगता होगा कि 1% वगैरह की मैं नहीं समझता कि ये जो 1% या 0.5% का कट है, मैं जो मेरी अपना एक परसेप्शन है वो आपको मैं साथ शेयर कर लेता हूँ। फॉरेनर्स का मैं नहीं जानता उनके जहन में क्या है। बेसिकली पाकिस्तानी बैंकों का एक ख़ास फिनोमेना ये है कि इनकी मेजर एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट टी बिल्स में गवर्नमेंट के साथ आई है जी। तो मुझे लॉन्ग टर्म क्या बल्कि मीडियम टर्म में लगता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मेरी परसेप्शन है कि 5 से 7 साल के बाद ये ट्रबल में आ जाएंगे बैंक्स। यहाँ पर वो मामला ना हो जाए जो ग्रीस में हुआ है कि जब गवर्नमेंट की इन टी बिल्स की मेजॉरिटी का वक्त आएगा तो बैंक्स हाथ खींचेंगे तो उनकी रीपेमेंट कैसे होगी, जबकि बैंकों का बहुत मेजर पोर्शन इस पर टी बिल्स पे लगा हुआ है, वो अपने आप को सिक्योर समझ के लगा रहे हैं, लेकिन ये कोई इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कोई वाइज डिसीजन नहीं है। लेकिन पिछली बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के नतीजे में जो बैंकर्स के साथ मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने मामला किया, नतीजतन ये हुआ कि बैंकर्स ने रिस्क लेना छोड़ दिया, प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट देते ही नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अवॉइड करना शुरू हो गए। किसी की इज्जत ही महफूज नहीं है, किसी भी मामले में पगड़ी उछाली जा सकती है, तो क्या ज़रूरत है बैंकों से लोन लेके बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाने की। तो लिहाजा बैंक्स के लिए आसान तरीका ये हो गया, जो लिक्विडिटी इनके पास अवेलेबल होती है वो गवर्नमेंट को दे दो। तो हम देखते हैं कि हर चंद दिन के बाद वीकली और ओवरनाइटली स्टेट बैंक की ऑक्शन होती है, पैसा ले जाते हैं, वो टी बिल्स में नहीं चला जाता है पैसा वो। तो बैंकों का पोर्टफोलियो का मेजर पोर्शन डाइवर्सिफाइड प्राइवेट सेक्टर में क्रेडिट की बजाय गवर्नमेंट टी बिल्स के अंदर है। ये बहुत डेंजरस शक्ल आई है बैंकिंग के लिए, बहुत डेंजरस। ग्रीस में भी ऐसे ही हुआ था। ग्रीस में तो ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर ने जो लोन लिए हुए थे उनकी अदायगी का जब वक्त आया तो उनके पास पैसे नहीं थे, और यूरोपीय यूनियन से कहा गया कि आप इसको बेल आउट करें। तो यूरोपीय यूनियन और दूसरे जो उनके इंस्टीट्यूशन थे, क्या जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो था उनका, मना कर दिया, तो उन्होंने मना किया, लेकिन बाद में उसको रोल ओवर किया लोन्स को, लेकिन सर्टन कंडीशंस के साथ। उसके नतीजे में वहाँ की गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, इलेक्शन हुए, नए प्राइम मिनिस्टर साहब आए और उनकी कटिंग शुरू हो गई जी। उन्होंने कमिटमेंट की कि ये रिफॉर्म्स हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो IMF के साथ हमारा जो लोन चल रहा था, स्टैंड बाई अरेंजमेंट जो है, वो तो ऑलमोस्ट 10th इंस्टॉलमेंट हमें आ गई है, गालबन एक रह गई है कि 2 इंस्टॉलमेंट रह गई हैं। तो उसके बाद तो उसकी रीपेमेंट का सिलसिला शुरू होगा आफ्टर सम टाइम,
और इसी तरह लोकल डोमेस्टिक जो बोरिंग की हुई है अल्टीमेटली तो अदायगी का वक्त तो इसका आना है, ये कैसे होगा? तो अब तक तो यही होता रहा ना कि रोल ओवर हो जाता है एक तरह का ना, ये उस वक्त तक होता अच्छा है। सर प्रॉब्लम ये है कि रोल ओवर के साथ साथ एटलीस्ट 1.5 से 2 ट्रिलियन हर साल गवर्नमेंट की जो बोरिंग बढ़ रही है, तो एक तो जो एग्जिस्टिंग है रोल ओवर भी है और एडिशनल भी 2 बिलियन की बोरिंग है, तो आपको ये खर्चा है कि बढ़ते बढ़ते ये इतना ज़्यादा हो जाएगा कि गवर्नमेंट रीपे नहीं कर पाएगी। देखिए तारिक साहब, बात यह है कैपिटलिज्म के अंदर बैंकों से या किसी भी सेक्टर से बारो करना गवर्नमेंट के लिए कोई बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन उसके साथ जो इन्वेस्टमेंट होती है बोरिंग के सामने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसमें बेसिक अजम्पशन ये होती है कि ये जो बारो करके इन्वेस्टमेंट किया गया है ओवर द टाइम पीरियड ऑफ 10 to 20 ईयर्स रीपे करेगा। रीपेमेंट के नतीजे में सब चीज़ों की अदायगी हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा मामला नहीं है। ये तो कंजम्पशन पे जा रहा है, ये तो सारे का सारा कंजम्पशन में और रनिंग एक्सपेंस के ऊपर सारा पैसा जा रहा है, और रीपेमेंट का कौन सा जरिया है? एक्सपोर्ट हमारी डाउन जा रही है। अब एक सौ उम्मीद का एक किरण है जो लोग बात करते हैं लॉन्ग रन में विद इन अ 10 ईयर अप टू 10 ईयर सी पैक के तहत जो कॉरिडोर हमारा बनता है, अगर उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं तो पाकिस्तान का रेवेन्यू, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रेवेन्यू बढ़ता है, तो रीपेमेंट्स की एक शक्ल बनती है। दूसरी शक्ल में कहने का मतलब ये, मेरे कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के इनकम के ज़राए में से एक बड़ा ज़रिया ये बन सकता है। गवर्नमेंट क्या करती है? या तो एक्सपोर्ट करेगी, या टैक्सेशन करेगी, या बोरिंग करेगी। प्रैक्टिकली गवर्नमेंट टैक्सेशन के ऊपर जोर दिया हुआ, अभी हमने देखा कि मार्च के अंदर गवर्नमेंट ने अपना टारगेट अचीव किया, अगर जब बिजनेसमैन कम्युनिटी सख्त नाराज़ है गवर्नमेंट से, लेकिन टारगेट अचीव हो गया। एक्सपोर्ट डाउन हो गई। अब ये टारगेट अचीव करने के अंदर बहुत बड़ा हाथ ये भी है कि इन बिलियंस रुपीस गवर्नमेंट ने रिफ़ंड जो लोगों को अदा करना है वो अदा नहीं कर पा रही, लोगों की लिक्विडिटी ड्राई हो गई है, वो बिज़नेस करने में दिक्कत आ रही है, वर्किंग कैपिटल ही नहीं है। तो मतलब ये है कि एक सब जो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं गवर्नमेंट उसको तो अचीव करने की कोशिश में कामयाब हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ बिज़नेस जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन और जो बिज़नेस की ग्रोथ है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। ओवर द लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे अगले 5 से 10 साल के दौरान ये हुकूमत रहती है या नहीं रहती है, लेकिन पाकिस्तान में जो भी रूल कर रहा होगा उसको वो नताई तो फेस करने पड़ेंगे ना। पिछली गवर्नमेंट ने जो बोरिंग की है वो ये गवर्नमेंट अदा कर रही है जी। इनकी बोरिंग आइंदा गवर्नमेंट अदा करेंगे उस वक्त जो भी हुकूमत होगी वो, तो उसके लिए कोई सॉलिड बेसिस पे प्लानिंग क्या है, ये रीपेमेंट कैसी होंगी? क्योंकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन तो नहीं छोड़ेंगे, वो तो अपने वो तो तकाजा करेंगे, वो बैंक भी मांगेंगे, यहाँ वाले बैंक भी मांगेंगे। तो ये जो बात यहाँ से आगाज़ हुआ था कि बैंकों का परसेप्शन नेगेटिव है, अगरचे उनकी इमीडिएटली प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी ठीक है, उसके अंदर हिडन जो रिस्क है ना इसके अंदर बहुत बड़ा, वो ये है कि उनका जो मेजर इन्वेस्टमेंट जो एडवांसेस है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, सिंगल कस्टमर। और अगर एज ए रिस्क मैनेजर, मिसाल के तौर पे मैं सऊदी अरबिया में बैठा हूँ एज ए क्रेडिट मैनेजर और मुझे कहा जा रहा है कि यहाँ के बैंकों का शेयर लिया जाए ना, तो मैं 2 चीज़ पे बड़ा जोर दूंगा कि भाई एक ही कस्टमर को इन्होंने सारा लेंड किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो ये बैंक्स तो ख़त्म हो गए बिल्कुल ही। दूसरी ये जो मेरे परसेप्शन नेगेटिव जो आप कह रहे हैं ना फॉरनर्स की है, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जैसे हम लोग एज ए क्रेडिट मैनेजर सुबह हमारे पास आ जाता था लिस्ट तमाम मुल्कों का जहाँ जहाँ हमारा इंटरेस्ट था कि वहाँ का इन्फ्लेशन क्या चल रहा है और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, और वो दोनों का कोरिलेशन हमें साफ नज़र आता था। तो अगर उनके पास जो शीट है उसमें इन्फ्लेशन 4% दिखाया जा रहा है, डिस्काउंट रेट 6 है, और गवर्नमेंट की जो टी बिल्स के रेट्स हैं वो 10 हैं, तो उनको काफ़ी इसमें डिस्पैरिटी नज़र आएगी और वो कहेंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, इक्विलिब्रियम नहीं है। और दूसरी बात यही कि बैंकर्स हमेशा अवॉइड करते हैं कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वो वाली बात भी आ जाती है। यहाँ तो सुनते हैं कि 80% भी बैंकों ने जो है रखा हुआ है टी बिल में, विच इज़ इटसेल्फ ए वेरी कॉमन सेंस की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपसे यही डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वेदर इट्स गवर्नमेंट और व्हाटएवर, या कोई कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, एक जगह इतना कंसंट्रेशन कोई भी क्रेडिट मैनेजर पसंद नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान में हो रहा है सब। इस सिलसिले में मैं अपने एक ज़ाती बात बताऊं कि जब मैं सऊदी ब्रिटिश बैंक में था वहाँ पे, तो एक मेरी जो कॉन्फ्लिक्ट चली ट्रेजरी से वो ये थी कि 40% बैंक का जो एसेट था वो उन्होंने लगाया हुआ था अमेरिकन मॉर्गेजेस में, एंड इट वाज ए वेरी कॉमन प्रैक्टिस। एवरी अरब बैंक वाज डूइंग दैट, कोरियन बैंक्स वर डूइंग दैट, जापानीज़ बैंक वर डूइंग दैट। और जब हमारी वो एसेट एंड लायबिलिटी कमेटी की मीटिंग होती थी और उस पर जब मैं
एज ए क्रेडिट मैनेजर अपना कंसर्न रेज करता था, तो काफ़ी हीटेड डिबेट शुरू हो जाती थी कि कहाँ लगाएं, इतना पैसा कहाँ लगाएं, और इससे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट कोई है तो बताओ। इसके पीछे तो जायदाद है, और जायदाद के पीछे कानून ऐसा सख्त है, वो जो फेडरल मॉर्गेज एजेंसी का कानून है वहाँ, वो ये है कि अगर 3 महीने आपने किस्त नहीं दिए तो आपको घर खाली करा के किसी और को दे देते हैं। तो कहते लॉस होने का सवाल ही पैदा होता है। 1.5 लाख का घर दिया था, उसने 50,000 पेमेंट कर दी, 1 लाख हमारे नेट डेट है, और घर की कीमत अभी भी 1,20,000 है, तो इसको निकालेंगे 1 लाख में दे देंगे किसी को। तो बड़े वो लड़ते थे हम। अच्छा, मगर अच्छी बात ये थी कि वो मिनट्स तो रिकॉर्ड हो जाती थी ना, कि मैं तो अपना ऑब्जेक्शन रख देता था। आई डोंट वांट टू लैंड टू एनीथिंग 40%, मैं 10% ज़्यादा किसी में लगाने नहीं चाहता हूँ। डाइवर्सिफाइड। तो ये चीज़ें नोट की हुई थी। उसके बाद तो मैं यहाँ आ गया। उसके बाद 2008 के जब वो गिरावट आई, तो मेरे जो जानशीन थे वो बेचारे ढूंढते फिरे वो पेपर, मुझे कॉल पे कॉल करें, यार कब तुमने ये बात कही थी। मैंने कहा ये दिन है, देख लो। देखा, मिनट मिल गया, तो उनकी जॉब बच गई। अदरवाइज क्रेडिट मैनेजर शुड बी फायर्ड ना, कि भाई 40% एसेट आपने एक जगह लगाया, वो बैठ गया। तो ये होता है, ये वजह भी हो सकती है। तो अब आगे चल के वैसे लॉन्ग टर्म में तो आपने मुझे डरा दिया बहुत। नहीं, आपने जो ग्रीस की बात कह दी मैं डर गया हूँ। मैं आपको एक चीज़ आपको और भी बताता हूँ मैम। ये जो आपको मैंने एक सिनेरियो बताया ना, इसी सिनेरियो में यूएसए भी है, अमेरिका का भी सेम पोजीशन है। अच्छा, लेकिन उसमें एक फ़र्क है कि अमेरिका का पॉलिटिकल एंड मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है ना, वो इसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है और इसको लिंगर ऑन भी कर रहा है, स्टेटस को लिंगर ऑन भी कर रहा है। अगर इसके मुकाबले में कोई ऐसा मुल्क हो जो पॉलिटिकली और मिलिट्री वाइज इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, तो जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कंट्रीज होंगे या इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो तो उसको क्रश कर देंगे। अच्छा, बेसिक फ़र्क समझे आप। हाँ। अमेरिका की इकोनॉमी और हाई डेट के साथ जो चलता आ रहा है, तो उसकी बैक में उसकी मिलिट्री पावर है और उसके साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी है। दोनों चीज़ें मिलके एक डेट को लेकर चल रही हैं। लेकिन जो कंट्री इन दो चीज़ों के अंदर क्वालिफाई नहीं करता, उसका क्या होगा? देखिए, अमेरिका के बारे में वेरी बेसिक बात तो ये है कि 1954 से वो मुल्क डेफिसिट में चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट में। एक कंट्री जो डेफिसिट इतने दिनों तक चले, उसकी करेंसी की तो वैल्यू एक धेले की भी नहीं होनी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप 21 ट्रिलियन डेट की बात कर रहा है। 15% ऑफ द फेडरल बजट इज गोइंग टुवर्ड्स डेट रिपेमेंट या इंटरेस्ट रिपेमेंट। तो वहाँ आप बिल्कुल सही करें, जैसा हमारा हाल वही उनका भी हाल है। और इसी मिलिट्री पावर और पॉलिटिकल पावर की वजह से इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है जी, उसका इसको एडवांटेज मिल रहा है कि दुनिया भर में जो ट्रेड डिमांड है, उसकी जो डिमांड है, ट्रेड है, तो इस वजह से वो सर्वाइव कर रहा है। अगर उसकी बजाय दूसरी करेंसी आ जाए, कोई भी हो सकती है वो करेंसी, मैं नाम नहीं लेता, तो उसके नतीजे में इसको जो सेटबैक लगेगा तो इसकी डिमांड ख़त्म हो जाएगी। जैसे ईरान कहता रहता है कि जी हम यूरो इसके मुकाबले में उठने की कोशिश थी, उसको एक थ्योरी ये है कि उसको अपने क्राइसिस में उलझा दिया गया। बिल्कुल, वो ख़त्म हो गया। और कोई किसी करेंसी में इतनी ताकत है नहीं कि हम डॉलर को रिप्लेस करें। अगर ताकत हो भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि मिलिट्री वाली बात आ जाती है। जी, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल दूसरे तरीके से रगड़ देगा वो, है ना जी। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिचुएशन है। रफ़ी साहब, बहुत आपसे कुछ सीखने को हम मिला। तो लोकल मार्केट से बात करते करते इंटरनेशनल कहाँ पहुँच गए। बहरहाल अब इस पर मैं गौर करता रहूँगा कि आपकी ग्रीस की सिचुएशन हमारी ना हो, उससे पहले ही हम कुछ हमारे हुक्मरान समझदार हो जाएं और उससे निकलने की कोशिश। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, पार्लियामेंट के जरिए डेट के ऊपर कैप कर देना चाहिए। सर, आज इस सिलसिले में एक बड़े मज़े की खबर आई है जी। उन्होंने कहा कि जी डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, डेट जीडीपी रेशियो 50% होनी चाहिए। अभी शायद 60 है, 60+ है। हाँ, तो ये थ्योरी में तो बहुत अच्छी बात की उन्होंने। हाँ, बिल्कुल 50 पे कैप हो जाना चाहिए। उसके लिए तो आपको बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, टैक्स कलेक्शन के और एंड एक्सपेंडिचर घटाने के। ऐसे ही, बिल्कुल। मगर इन हुकूमतों में दम नहीं है। ये पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन दे देना या बात कर देना आसान है। वैसे आपकी मालूमात के लिए एक बात और बताऊं मैं जी, कि ये रेशो वाइज इस वक्त जापान का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ना, 250 है। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लेकिन है। उसमें प्लस पॉइंट ये है कि उसका मोस्टली डेट लोकल है, बाहर नहीं है, इंटरनेशनल। रफ़ी साहब, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, बहुत शुक्रिया आपके आने का। फिर आइएगा। नाज़रीन, ये थे रफ़ी साहब, जिन्होंने आज मुझे भी सर हिला दिया है। मैं बड़ा पाकिस्तान पॉजिटिव बात करता हूँ। अब मुझे कह रहे हैं कि ग्रीस बन सकता है मुल्क हमारा। इस पर मैं बहुत सोचूंगा इस वीक में, और फिर इंशाल्लाह इस पर मज़ीद बात करूँगा। लेकिन बात इनकी बिल्कुल सही है कि हम लोग वही स्पीड है ग्रीस की तरफ बढ़ रहे,
ये सोच के हमें खुश होने की ज़रूरत है कि अमेरिका में भी यही हाल है या जापान का जैसे बता रहे हैं। हमें अपना सोचना चाहिए। और जो नेशनल असेंबली ने आज हिम्मत की है, क्या कहा कि 50% बिल्कुल हम इसको इंडोर्स करते हैं और इस पर बिल्कुल सख्त कानून बन जाना चाहिए। हुकूमत चले ना चले 50% जैसी आए आप इसको रोक दें। जैसे अमेरिका में 100% पे था, लेकिन उसको तो खैर एक्सटेंशन देते चले गए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड स्टॉप व्हेन द डेट रीचेस 50% ऑफ GDP। ये कानून बना दें, हुकूमतें गिर जाएँ, पेमेंट ना हो, गवर्नमेंट की सैलरीज ना आए, नेशनल असेंबली वालों को तनख्वाह ना मिले, गवर्नमेंट को तनख्वाह ना मिले, हुकूमत ना चले 50 के बाद। ये बहुत ज़रूरी है। ये बेल्ट हमें टाइट करना पड़ेगा आज, नहीं तो ये बढ़ते 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 एक दिन हम तबाह हो जाएंगे। हम अमेरिका नहीं है, हम जापान नहीं है, हम पाकिस्तान है। हमारे तो बिल्कुल ही ग्रीस से भी बुरा हाल हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर वही करना पड़ेगा। ग्रीस को आखिर में करना पड़ा, सारा कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी, तो उससे पहले ही आप कर लें तो आपके लिए बेहतर ही है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।